सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम देश की वर्तमान जो सूरत हाल है उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और एक सवाल जो इस समय देश में काफ़ी गंभीरता से उठाया जा रहा है, तमाम सारे राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्या सरकार के विरुद्ध, मोदी सरकार जो सत्ता में है इसके विरुद्ध जन असंतोष बढ़ रहा है? ठीक। हालांकि सामान्य जन असंतोष तो हमेशा से बीजेपी के विरुद्ध रहा, और मोदी सामान्यतः अब तक पिछले 12 सालों में से तमाम किस्म की राजनीतिक चालाकियों के जरिए किसी तरह से मेंटेन भी करते रहे। लेकिन इस बार जो वैश्विक सूरत हाल हैं और अर्थव्यवस्था की सूरत हाल हैं, उनसे जो एक भयानक किस्म की आपदा स्थिति निर्मित हुई है, और उससे ये जो जन असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, या क्या ये कोई भारत में बड़ी परिवर्तन लेके आने वाला है? क्या हालात अब ऐसे हो गए हैं कि भारत में कोई जन क्रांति जन्म ले सकती है? ठीक। और क्या राजनीतिक रूप से कोई चुनावी तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं कि समाज के विभिन्न वर्ग इस समय असंतोष से गुजर रहे हैं और देश के हालात क्या हैं। ठीक। तो चलिए इस मुद्दे को लेके हम देश के सूरत हाल, जो इस समय खबरें हैं उनसे देश के सूरत हाल क्या निकलते हैं, थोड़ा सा वो आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद फिर हम इस बढ़ते हुए जन असंतोष को आज चर्चाओं में लेंगे। ठीक। चलिए तो अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और जो जन असंतोष है उसे अगर आप समझना चाहें तो हम खबरों के माध्यम से इस स्थिति को देखते हैं कि कैसे भारत एक भयानक रूप से अगर आप कहें तो अ, अ, ऐसा समाज बन गया है जिसमें गरीब और अमीरों के बीच की खाई आज चरम स्थितियों पर है। ठीक। समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसे इस वर्तमान सूरत हाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और समाज का एक दूसरा बड़ा वर्ग है जिसका जीना ही मुहाल हो गया। ठीक। चलिए तो इन स्थितियों को, ये वर्तमान स्थितियां हैं, इन्हें थोड़ा समझने के लिए कुछ वर्तमान खबरों की तरफ हम चलते हैं। ठीक। जन असंतोष को समझने के लिए आप उन कुछ वीडियोस को जो वायरल हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। एक वीडियो इस समय चल रहा है जिसमें कुछ ऑटो वाले हैं और वो ये कहते दिख रहे हैं कि वो सरकार को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं। आपको पता होगा महंगाई इस समय चरम स्थितियों पर है, ऐतिहासिक महंगाई इस समय देश में चल रही है, और जो समाज का कमजोर तबका है उसका जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। ठीक। इसी तरह की एक पिक्चर और बीबीसी का एक और इंटरव्यू है जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है कि कैसे जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं उनको अब वहां पे रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गैस के और बाकी के खाने पीने के सामान की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बच्चों को सरवाइव कर पाना ही मुश्किल है, और वो कैसे अपनी तैयारियां करेंगे, इन सब को लेके कुछ बच्चों से चर्चाएं बीबीसी के इस इंटरव्यू में की गई हैं जो दिखाती हैं कि समाज के कमजोर वर्ग इस समय काफी तकलीफों में है। ठीक। हालात वही हैं जैसा आप समझ रहे हैं कि सरकार रोज थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ा रही है, और एक पुराना जो कार्टून जिसमें कुछ मेंढकों को उबलते पानी में डाल दिया गया है और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है ताकि उन्हें धीरे 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 उस कष्ट को महसूस हो जो बढ़ाया जाएगा आगे समय। ठीक। हालत बेहद खराब है, और भले ही आज़ादी का अमृतकाल है पर जनता की स्थितियां बेहद गंभीर बनी हुई हैं, और समाज के सभी वर्गों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों का मामला, जो सीबीएसई का भी पेपर क्या बोलते हैं स्कैंडल हुआ जिसमें गलत तरीके से उनके पेपर जांच दिए गए, ये अब एक और बड़े नए चरम स्थितियों पर पहुंचता चला जा रहा है, एक बड़े व्यापक असंतोष को जन्म दे रहा है, छात्र असंतोष हम कह सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब देश और दुनिया में युवा छात्रों के असंतोष जन्म दिए हैं तब तक बड़ी क्रांतियां आई हैं। ठीक। जेपी आंदोलन भी गुजरात में बढ़ी हुई महंगाई से कुछ हॉस्टल के छात्रों के असंतोष से ही आगे बढ़ा हुआ था किसी जमाने में, और इस समय में भी जो छात्र हैं वो बड़े असंतुष्ट हैं सरकार के क्रियाकलापों से। एक तरफ नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी की हालत है, नौकरियां निकलती हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं, और साधारण परीक्षाएं भी सरकार अच्छे से नहीं करवा पा रही है, तो छात्रों का संतोष तो दिखता है।
और क्या ये असंतोष कोई बड़े परिवर्तन के लिए रास्ता बना पाएगा, ये समझने वाली बात है। इसी बीच सीबीएसई ने जो क्या बोलते हैं अभी 12th स्टैंडर्ड के पेपरों में स्कैंडल हुआ था, पेपर जांचने में जो गफलत हुई थी, उसको लेके अब बताया जा रहा है कि वो चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर कर दिए। पर हम जानते हैं ये इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है और पूरा पानी ही गंदा है। आप कुछ भी कर लीजिए, जो व्यवस्था है वो सड़ गई है। ठीक, और व्यवस्था परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। ठीक, उसके बाद जनता के प्रतिरोध की आवाज चरम स्थितियों पर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की जो राजनीतिक दल हैं, सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों की इच्छाएं, मैंने पहले भी कहा कि उनकी इच्छाएं सत्ता हथियाने में तो हैं। विपक्ष ये तो चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए और उसे सत्ता मिल जाए, लेकिन वो कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहता। ठीक, वो चाहता है कि सामान्य तरीके से लोग वोट दें और पूरा बीजेपी से सत्ता कांग्रेस के पास आ जाए और कांग्रेस पहले की जैसे शासन करने लगे। लेकिन जो देश की अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन करने की इच्छाएं विपक्ष की भी नहीं है। विपक्ष भी कोई क्रांति नहीं चाहता, विपक्ष भी राजनीतिक तरीके से ही सत्ता परिवर्तन चाहता है। व्यवस्था परिवर्तन में उसकी भी कोई गंभीर रुचि नहीं है। और इसीलिए हमने देखा है कि विपक्ष जनता के बड़े से बड़े मुद्दों पर भी विरोध तो करता है, लेकिन वो सड़कों पे उतर के कोई बगावत या क्रांति करने के बारे में नहीं सोचता है, चाहे कितनी बुरी स्थितियां आ जाए। विपक्षी दलों की यही रवैये हैं। राहुल गांधी प्रश्न उठाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कों पे उतर के कोई क्रांति कर दें, बगावत कर दें, ईंट से ईंट बजा दें और सरकार का जीना मुश्किल कर दें। ऐसा कुछ करने की इच्छाएं उनकी नहीं दिखती। बस वो उनका कहने का ही है, वोट होने दे दो और बस उनकी सरकार बन जाए। ठीक, जनता में बड़ा असंतोष है, छात्रों में बड़ा असंतोष है, और उसी असंतोष के प्रतिरोध की आवाज हमें दिखती है कि जब एक युवा विदेशों में क्या बोलते हैं, एक पार्टी गठन कर देता है सीजीआई के कहने पर, जो बेरोजगारों को कॉकरोच कहते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो जाता है। और बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो इंटरनेट की पैदाइश है, ठीक, मीडिया की पैदाइश है, जो क्या बोलते हैं मीडिया के द्वारा प्रचारित की गई है, वो क्या जमीन पे उतरेगी, ये प्रश्न जरूर था। तो अब बताया जाता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी को क्या बोलते हैं जनक जो हैं, फाउंडर जो हैं, वो अब क्या बोलते हैं जमीन पर उतरने के बारे में बता रहे हैं। वो भारत आएंगे 6 जून को और वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात है, क्या सरकार इस पूरे आंदोलन को क्रूरता से दबाएगी जैसा कि वो अभी तक के आंदोलन को करती रही। ये भी देखने वाली बात है कि सोशल मीडिया में जो सरकार का विरोध करने वाले असंतुष्ट वर्ग हैं, क्या उनके अंदर जमीन पर उतरने की हिम्मतें हैं। ठीक, कॉकरोच पार्टी के समर्थक क्या जमीन पे उतर पाएंगे? उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा के समर्थक हैं और वो चाहे तो 10%, 5% लोग भी जमीन पे उतर गए तो सरकार के चूल्हे हिल सकते हैं। पर क्या ये संभव हो पाएगा? तो 6 तारीख को इसका जवाब हमें मिलेगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सच में जमीन पे उतर के इस सरकार को बाध्य करेंगे? ये देखते हैं। और ये राजनीति किस तरह की है? ये क्या पुरानी राजनीति है या फिर कुछ नया घटित होने को जा रहा है? ठीक, पर इतना जरूर है कि जनता में असंतोष तो है, युवाओं में असंतोष तो है, और उस असंतोष को भुनाने के लिए जो भी सामने आता है जनता उसके साथ हो जाती है। क्योंकि इस देश में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इस सरकार के विरुद्ध बगावत या क्रांति के बारे में बात करता हो। विपक्ष सत्ता परिवर्तन में रुचि रखता है केवल। ठीक, चलिए देखते हैं। उसके बाद लगातार नीट और पेपर आउट, नीट के जो पेपर घोटाला हुआ उससे संबंधित खबरें आ रही हैं। 12th के बच्चों की आंसर शीट मोबाइल से स्कैन कर दी गई, इसको लेकर भी खबरें चल रही हैं। दूसरी तरफ महंगाई की चरम स्थितियां जनता को दुख दे रही है। किसी जमाने में मजाक में लोग कहते थे कि 5,000 का सिलेंडर होगा तो भी वो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। तो जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 3,000 से ऊपर का हो चुका है, जल्दी 5,000 का भी हो जाएगा। ठीक, तो जनता की ये जो इच्छाएं थी वो पूरी होती हुई भी दिखाई देती हैं और जल्दी शायद ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, बताया जा रहा है कि भारत में जो वर्तमान सूरत हाल है
उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जिसकी हालत बेहद खस्ता है, रुपया डॉलर के सामने बेहद कमजोर स्थिति में है और सरकार के सामने अब रुपये को बचाने के लिए बहुत अधिक माध्यम या साधन मौजूद नहीं है और भारत के विदेशों से आने वाली सभी चीजें महंगी हो रही हैं। तो खेती से लेके नौकरी तक और नौकरी से लेके तमाम सारी चीजों पर अब खतरे पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर में 42 रुपए बढ़ने की बात हो रही है। तमाम सारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत मुश्किल की हालात दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हालात सरकार के स्तर पे भी खराब हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के धीमे होने की निशानी है कि भारत की सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है, मई में जो जीएसटी कलेक्शन है सरकार का, ये पिछले महीने के मुकाबले 20% कम हो गया है। ठीक, इसे ध्यान रखिए। और जो है वो भी जो इम्पोर्टेड सामान है उससे जो टैक्सेस मिलते हैं वही है। तो हमारी हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। सरकार के जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी गिरता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि 80 लाख महिला जो कि लाडली बहन योजना की लाभार्थी थी उन्हें बाहर कर दिया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है क्या सरकार की अब हिम्मत नहीं बची और क्या वो इस योजना को बंद करने जा रही है। ऑब्वियसली इस समय सरकार के आर्थिक हालात बेहद खराब चल रहे हैं। ठीक, गुजरात में पुल गिर रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, ये तो गिरते ही रहते हैं। और भारत की जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनमें से 7 का वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ गिर गया है कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक, तो शेयर बाजार में भी बुरे हाल दिखाई दे रहे हैं और भारत सरकार के हाल तो इससे भी ज्यादा बुरे हैं। बताया जा रहा है कि रुपए को डॉलर के सामने डॉलर के सापेक्ष कमजोर होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने इतिहास में पहली बार सोना बेच दिया। ठीक, तो सरकार के सोना बेचने तक की हालत आ गए। बताया जा रहा है आरबीआई ने करीब 1 लाख करोड़ का सोना बेचा ताकि वो डॉलर खरीद सके और उस डॉलर से रुपए की गिरावट को रोक सके और ये कुछ ही दिनों के अंतर्गत किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हालात आर्थिक क्षेत्र में इतने खराब हैं कि सोना बेचकर सरकार रुपए को गिरने से बचा रही है। ठीक, और वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगी। और ये भी ध्यान रखिए कि ऐतिहासिक है, भारत की किसी भी सरकार ने सोना बेचकर डॉलर करेंसी को स्टेबल करने के बुरे हालातों से नहीं गुजरी। 1991 में भी भारत सरकार ने सोना गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। ठीक, तो इस सरकार के हालात इतने खराब हैं कि सोना बेचने के हालात आ गए और बेचकर डॉलर को रुपए को मजबूत बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले स्ट्रीम की थी, आप जानते होंगे, मैंने बताया था कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने का है और ये भी बताया था कि ये कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब बताया जा रहा है भारत के पास 6 महीने तक का विदेशी मुद्रा भंडार है और फॉरेक्स सब मिलाकर मौजूद है। और नेट तो केवल फॉरेक्स अगर देख लेंगे, करेंसी अकेले देखेंगे तो और भी कम निकलेगी। तो मतलब 5-6 महीने का ही अगर विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है और अगर हालात थोड़े से और खराब होते हैं जो कि होने जा रहे हैं तो मुझे लगता है अगले 1-आध महीने में शायद 1-2 महीने का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचे। फिर क्या करेंगे? तो हम बड़ी तेजी से मतलब रेंग नहीं रहे, हम बड़ी तेजी से दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सब जानते ही हो रहा है। जो अर्थशास्त्री हैं, सरकार है, सब ये होता देख रहे हैं पर कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सत्ता पे ऐसे जोकर बैठे हुए हैं जो किसी को कुछ करने ही नहीं देते। ठीक, क्या किया जाए? करने का समय शायद बीत गया। 11 साल 12 साल थे इन हालातों से निकलने के लिए, पर हमने अपने बुरे दिनों के लिए कोई तैयारियां ही नहीं की और जब बुरे दिन आए तो छप्पर फटा है और पानी वहां से अब अंदर आ रहा है। ठीक, तो ये भी कुछ हालात हैं जो इस समय देश की बुरी स्थितियों को दर्शाते हैं, जो ये भी दर्शाते हैं कि आने वाले समय में महंगाई बेहताशा बढ़ने वाली है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जन असंतोष, समाज के कमजोर वर्गों में विभिन्न मुद्दों को लेके असंतोष बढ़ता चला जाएगा और सरकार इसे थामने के लिए क्या करेगी? क्या बल प्रयोग करेगी? क्या हिंसा करेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, भारत के सूरत हाल थोड़े से और खराब इस स्थिति से भी समझ सकते हैं कि आईपीएल की जो व्यूअरशिप है, बताया जाता है टीवी दर्शकों की जो व्यूअरशिप है वो 26% तक घट गई है।
तो आईपीएल की व्यूअरशिप भी 26% तक घट रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हालात सच में गंभीर हैं और स्थितियां बेहद कमजोर हैं। जबकि ये तो आप भी देख रहे होंगे, जियो वीओ पे तो फ्री में भी दिखाते हैं, पर समस्याएं लोगों के जीवन में है और व्यूअरशिप कम होती चली जा रही है क्योंकि जीवन अब मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक। उसके बाद सरकार के मतलब दिल्ली में सरकार के स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग में आग लग गई। लोगों ने कहा शिक्षा मंत्रालय के विभाग में आग लग गई, लेकिन आप भी जानते हैं शिक्षा से सरकार की दुश्मनी है। जब स्कूल ही बंद कर देने हैं, शिक्षा को खत्म कर देना है, अंधविश्वास को बढ़ाना है, तो स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग की आवश्यकता ही क्या है? मैं कहता हूं पूरे में ही आग लगा दो, जरूरत ही नहीं है। ठीक। मतलब स्कूल ऑफ प्लानिंग, बीजेपी को जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। देश को अनपढ़ी बनाना है तो स्कूल ऑफ प्लानिंग की आवश्यकता ही क्या है? ठीक। उसके बाद एक तरफ देश में घोटाले पे घोटाले होते चले जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपदा की स्थितियां हैं। आपदा क्या कहिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद हो चुके हैं। अवर एजुकेशन सिस्टम इज टोटली कोलैप्स। ठीक। और इसके सुधरने की कोई जगह भी मौजूद नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है इस पूरी शिक्षा के इस भ्रष्टाचार का आरोप वो यूट्यूब पर टीचर्स जो हैं उन पर लगा रहा है, जो यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ फ्री पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेकर पढ़ाते हैं, पर जो जमीन पर बहुत पैसा लेके पढ़ाते हैं उनसे तो कम ही पैसा लेके पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब पर जो बड़ा सारा एक समुदाय है, समाज का कमजोर वर्ग, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे कोचिंग क्लासों में जाकर पढ़े, वो कोरोना के बाद यूट्यूब पर आ गया। समाज का वो वर्ग जो महंगे कोचिंग नहीं डाल सकता था वो टीचर बन गया, और वो वर्ग जो पढ़ नहीं सकता था वो यहाँ पे छात्र बन गया। कुछ छात्र शिक्षक फ्री में पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेकर पढ़ाते हैं। एक बड़ा कोचिंग या टीचिंग माहौल यूट्यूब पर तैयार हो गया और गरीब से गरीब तक शिक्षा की पहुंच होने लगी। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई वो टीचर जो यूट्यूब पर टीचिंग करते हैं, जिनका करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, जब शिक्षा के क्षेत्र में जो बवंडर चल रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, फर्जी चेकिंग हो रही है पेपरों की, तो वो विरोध कर रहे हैं। छात्रों की वजह से विरोध कर रहे हैं, अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे विरोध कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, सरकार को ललकार भी रहे हैं। और अब भारत की सरकार इससे बड़ी असहज नजर आती है, उसके लिए काफी परेशानियां बनी हुई हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया की एक गोदी पत्रकार, ठीक है, अंजना ओम कश्यप, अब वो शिक्षा मंत्री से तो कुछ कह नहीं सकती, नरेंद्र मोदी से भी कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने इन यूट्यूब पर टीचर जो है उन्हें ललकार दिया, उन्हें दो कौड़ी का कह दिया। ठीक। तो अब ये पूरा मामला जो है बड़ा बढ़ता चला गया। उधर से तमाम सारे शिक्षकों ने गोदी मीडिया को बताया कि कैसे उसकी औकात जूते चाटने की है। ठीक। और वो जूते चाटने वाले लोग हैं ये बताया, और ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये भी बड़ा अजीब है। ठीक। कि सवाल किए जाने चाहिए सरकार से, शिक्षा मंत्री से, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं उन टीचरों पर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक। ये बड़ी अजीब सी स्थिति इस समय देश में मौजूद हो गई, लेकिन ये कुछ अब चल नहीं रहा। समस्या ये है कि कुछ चल नहीं रहा। जो छात्र, शिक्षक और शैक्षणिक क्षेत्र में जो इस देश में इस समय भयानक असंतोष है, मुझे लगता है ये बीजेपी को ले डूबेगा, बीजेपी से संभाल नहीं पाएगी। ठीक। ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से इस चीज को कह देता हूं, क्योंकि बीजेपी किसी व्यवस्था को सुधार नहीं सकती। पेपर लीक होना बीजेपी के हाथ में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्ता पे बैठने के बाद कुछ सुधारा ही नहीं है। इन्होंने बिगड़ी हुई चीजों को और बिगाड़ा है। ठीक। तो ये पेपर लीक कांड ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि जो आपराधिक तत्व हैं वो बीजेपी के यहाँ शरण पाए हैं और वो डरते नहीं है। सरकार का भय उनमें बिल्कुल भी नहीं है, और सरकार भी उनसे कुछ बोलती भी नहीं है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक। तो ये पेपर लीक कांड और फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, जनता में, छात्रों में विशेषकर असंतोष चलता रहेगा, और ये असंतोष मोदी को ले डूबेगा, इसकी पूरी संभावनाएं हमें नजर आती। ठीक। क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। भयानक रूप से छात्र असंतुष्ट हैं और सिस्टम से असंतुष्ट हैं, इस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। और आज भले ही वो इसमें मोदी को नहीं घसीट रहे, लेकिन बहुत जल्दी सड़कों पर वो दौर भी आप देख लेंगे। इस कॉकरोच पार्टी के नेता को सड़क पे उतरने दीजिए, और उस पर जब बल प्रयोग होगा उसे पकड़ के ये लोग जेल में डाल देंगे, और उसके बाद फिर प्रतिकार होगा। तो आज नहीं कल ये सारा मामला मोदी की गिरेबान तक पहुंच जाएगा।
और संभालना उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे भी इस सरकार के पास पढ़े लिखे युवा छात्रों के लिए कोई विकल्प नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना परीक्षाएं हैं, ना ईमानदार व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो पक्का है कि ये देश एक बड़े छात्र संतुष्ट छात्रों के असंतोष की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, और ये ज्वालामुखी किसी दिन फटेगा, और ऐसा बुरा फटेगा कि ये व्यवस्था उसे संभाल नहीं पाएगी। ठीक, ये सब बीजेपी ने खुद आमंत्रित किया, किसी और ने नहीं किया। 11 सालों की जो नाकामी है वो इकट्ठी होके 12वें साल में यहाँ पर इस छात्र संतोष के रूप में हमें दिखाई दे रही। ठीक, तो ये दिखाई दे रहा है। और सरकारी दमन के हालात ये हैं कि संजय सिंह पेपर लीक कांड पर कुछ छात्रों से चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे पुलिस के अधिकारी पहुंच जाते हैं और वो मना करते हैं कि पेपर लीक पर आप चर्चा भी नहीं कर सकते। तो सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी डरी और घबराई है, ये तो दिख रहा है, और वो दमन का सहारा लेना चाहती है। पर इतिहास गवाह है कि जब जब युवा छात्रों के ऊपर दमन किया गया, तब तक क्रांतियां हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। ठीक, तो ये तो मैं मानता हूं कि देश में एक भयानक रूप से ज्वालामुखी और विस्फोटक स्थितियां मौजूद हैं, और छात्रों के अंदर बहुत गुस्सा है। अब ये कब भड़केगा और कब सड़कों पे उतरेंगे, बस ये देखने वाली बात है। और क्योंकि इस देश का विपक्ष इतना सक्षम नहीं है कि वो सड़क पे उतर के इन छात्रों की आवाज बने, इसलिए ये किसी दिन विस्फोटक रूप से सड़कों पर ही फट जाएगा। ठीक, और तब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं। उसके बाद ये लगातार चल ही रहा है, और भारत की न्यायपालिका की हालत यह है कि मीडिया अब खुलेआम ये कहने लग गया है कि भारत की न्यायपालिका बिक चुकी है। ठीक, पब्लिक इंडिया खुले रूप से कह रहा है कि बिक चुकी है देश की न्यायपालिका। तो सभी जगह से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए रास्ते बंद किए जा चुके हैं, और क्रांति, बगावत, सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन करना, मुझे लगता है इसके अलावा कोई विकल्प युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बचा नहीं। ठीक, ये स्थितियां। दूसरी तरफ सरकार के चटुकार लोग हैं, वो सरकार की चाटने में लगे हुए हैं, और ऐसे ही एक चटुकार रामचंद्र गुहा जी हैं, कुछ लोग इन्हें रामचंद्र गुदा भी कहते हैं। तो गुदा साहब जो हैं ये उल्टी तोप चला रहे हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। किसी जमाने में बड़े गांधीवादी थे, डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी आलोचना में इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, इनकी किताबों में बड़ी आलोचना की गई है डॉक्टर अंबेडकर की। आजकल गुदा साहब जो हैं ये राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। ठीक, तो आप चटुकार लोगों की जो गैंग है वो तो आपको जानते ही है, वो मतलब उल्टी तोप चला रही है। बात होनी चाहिए मोदी की नाकामियों की, पर राहुल गांधी की नाकामियों पर बात यहाँ पर रामचंद्र गुदा साहब कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं गुदा जी कॉम्प्रोमाइज हो गए। अरे गुदा जी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है। ठीक, ये पहले से ही इसी तरह के व्यक्ति हैं। उसके बाद अर्थशास्त्रियों की एक नई गैंग निकलकर सामने आ गई है, जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि रुपए का गिरना अच्छा है। ये वैसा ही है जैसे आपने वो एड देखा होगा, दाग अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रुपए का गिरना अच्छा है। अब ये बात बता रहे हैं तमाम सारे अर्थशास्त्रियों के बाद मनमोहन सिंह के विशेष मित्र, योजना आयोग के पुराने अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दाग अच्छे हैं, ठीक है, इससे कपड़ा गंदा हो जाता है, और कपड़ा गंदा हो जाता है तो आपको उसे धोने का मौका मिलता है, और धोने के लिए आप बाजार से क्या बोलते हैं डिटर्जेंट खरीदते हैं, इससे डिटर्जेंट वाली कंपनियां चलती हैं, इसलिए दाग अच्छे हैं। तो ऐसे ही मोंटेक सिंह अहलूवालिया कह रहे हैं कि रुपया जितना नीचे गिरेगा उतना ही देश को फायदा होगा। ठीक, तो रुपए का गिरना अच्छा है, इससे देश को बहुत फायदा होगा, और इससे भारत का जो एक्सपोर्ट है क्या बोलते हैं विदेशों में क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं ज्यादा सस्ता हो जाएगा, उसकी परचेसिंग पावर क्या बोलते हैं ज्यादा सस्ता होगा, तो विदेशों में ज्यादा खरीदा जा सकेगा। साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब इस पूरे मामले को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या चीजें इतनी सरल हैं और इतनी अच्छी हैं? और मैं कहता हूं रुपए का गिरना इतना ही अच्छा है तो रुपए को पूरा ही गिरा दो ना, 500 पे कर दो, $1 500 का कर दो, तो कल ही विकास हो जाए भारत का। सरकार इंतजार क्यों कर रही है, रोज धीरे धीरे क्यों गिरा रही है? ठीक, रुपए के डॉलर के सामने गिरने से अगर देश का विकास होता है, देश में फायदा होता है, तो कल 500 कर दो सीधा सीधा, क्या समस्या है? ठीक, तो इस मुद्दे पर दर्शकों हम डिटेल में अपनी अगली स्ट्रीम जब करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे कि
ये जो एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि जितना रुपया कमजोर होगा उतनी भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, ये क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला और मजाक है? क्या देश की जनता को गुमराह करने का एक और नया षड्यंत्र हमारे पास दिखाई देता है? ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, मिडिल ईस्ट में मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा, और मुझे लगता है ये मिडिल ईस्ट का जो संकट है ये मोदी की गद्दी छीन के ही जाएगा। ठीक, और लगता नहीं इसमें राहत होने वाली है। बीजेपी और मोदी इस इंतजार में है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध आजकल खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म होगा, 3 दिन में खत्म होगा। अब बढ़ते बढ़ते महीनों तक पहुंच गया, और अब ये खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट का संकट सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। ठीक, कोई बातचीत नहीं हो रही। ठीक है, और अगर आप मेरी हम इस मुद्दे पे हमने इंटरनेशनल इश्यूज पे स्ट्रीम की है, तब भी मैंने आपको बताया था कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए, ये सब सुलझने वाला नहीं है। कोई तरीका नहीं है इस पूरे मामले को सुलझने का। ये जो पूरा मामला है, मिडिल ईस्ट का जो मामला है, ये बहुत बुरी तरह से अब फंस गया है, और इस सब का संबंध पेट्रो डॉलर से है, इस सब का संबंध अमेरिकन हेजोमनी से है, और अमेरिका वहां से ऐसे जाएगा नहीं, और ईरान झुकेगा नहीं, और इस समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं। ठीक, और ये भी मुझे लगता है आगे चल के उसी हालात में पहुंचने वाला है। हरमुज वाला जो संकट है ये वैसे ही पहुंचने वाला है जैसे रशिया और क्या बोलते हैं वहाँ के देश के हालातों की स्थितियां बनी हुई हैं। बरसों बरस युद्ध चल रहा है, और आगे भी चलता रह रहा है वहां पे। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे कोई सुलझने के हालात दिखते नहीं। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल इसमें खत्म हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप का भी कैरियर लगभग खत्म ही कर देगा, और मोदी को निपटा के जाएगा। और कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये संकट ऐसे ही चलता रहा मिडिल ईस्ट का मात्र 2 महीने तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी ऐसे चल गया, तो दुनिया भर के लिए बहुत सारी समस्या आने वाली है, क्योंकि दुनिया में जो रिजर्व ऑयल थे उसके यूज लगभग कर लिए गए, और नए ऑयल की सप्लाइयाँ उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही हैं। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत समस्या होने वाली है, और भारत का क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने ये मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, और सत्ता बचा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है मोदी जी की गद्दी छीन लेगा एंड में। ठीक, बहुत मुश्किल है उनके लिए बचा पाना, क्योंकि देश में जो आने वाले समय में बेतहाशा महंगाई बढ़ने वाली है उसका कोई हल नहीं है इनके पास, कोई जवाब भी नहीं है। और अगर 3-4 महीने युद्ध चल गया तो मुझे लगता है इनके पास तो विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं रहेगा देश में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए। ठीक, वी आर इन ग्रेट क्राइसिस, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और कोई हल नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग दूर दूर तक इसके हल निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है मोदी सरकार इस इंतजार में है कि बस इस हफ्ते अगले हफ्ते युद्ध खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। मुझे लगता है ये बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक, तो हालत खराब है। ठीक, फिर अभी एक खबर आई कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने डांट दिया, गाली गलौज कर दी, और एफ वेब तमाम सारी शब्द जो एफ वेब से शुरू होते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप गाली देता है वैसे उसने सब बोल दिया। ठीक, और ये चीज बड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, और आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो लोग इस पे सोशल मीडिया पे काफी चर्चा भी कर रहे हैं। हो सकता है ट्रंप किसी दिन मोदी जी को भी इसी तरह डांट दे, क्या पता। ठीक है, ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं। ठीक, अब ये सच में नेतन्याहू को ट्रंप ने डांटा है या नहीं डांटा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अमेरिका की हालत बहुत खराब है। ठीक, और वो ईरान को ये मैसेज दे रहा है कि देखो हम ट्रंप नेतन्याहू को डांट रहे हैं। ठीक, इनडायरेक्टली डांटा या नहीं डांटा, लेकिन कम से कम खबरें ऐसे ही प्लांट की गई हैं कि देखो हम नेतन्याहू को डांट रहे, और अब कुछ शांति की मेज पर आ जाइए। पर ना तो नेतन्याहू सुलझने वाला है, वो लेबनान पे हमला करता रहेगा, और हिजबुल्लाह से उसकी समस्या बनी रहेगी, और ना ईरान यहाँ पर कोई समझौते के लिए तैयार होने वाला। वैसे भी कोई समझौता हो नहीं सकता। ईरान चाहता है कि गल्फ कंट्री से अमेरिका चला जाए, और अमेरिका अगर यहां से जाता है तो पेट्रो डॉलर का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पेट्रो डॉलर का सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ तो डॉलर एज ए ग्लोबल करेंसी
वो भी टिक नहीं पाएगी। ठीक है, ये समझिए, आईटी रेवोल्यूशन और एआई रेवोल्यूशन, एआई क्रांति, इसमें गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है अमेरिका में, बड़ी बड़ी एआई कंपनीज में, वो भी उसी पे टिकी हुई है। तो अमेरिका यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला इन द फ्यूचर, और ये चलता रहेगा। और मैं फिर यही बात कहता हूँ कि जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पूरा गल्फ का संकट है, ये बीजेपी और मोदी के लिए बहुत मुश्किल भरा है, और शायद मोदी अपनी गद्दी नहीं बचा पाए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, हालांकि उस सब के लिए देश को बहुत बुरे हालातों से गुजरना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि देश में अराजकता हो, बगावत हो, हिंसा हो, दमन हो, लेकिन ये कुछ चीजें अब दीवार पे शायद लिख के टांग दी गई है। ठीक, इनसे बचने का कोई रास्ता फिलहाल में तो नहीं दिख रहा, कल हो जाए तो पता नहीं। ठीक, तो ये कुछ हालात हैं। उसके बाद ये वैश्विक हालात हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ जो सरकारी शिक्षक हैं, बताया जा रहा है 100 कुंटल भूसा जुटाएंगे, जानवरों के चारे के लिए भूसा जुटाएंगे सरकारी शिक्षक। ठीक, और इस खबर ने काफी चर्चाएं बनाई हुई हैं कि टीचर्स 100 कुंटल का भूसा ले जाएंगे। और मैं समझता हूं ऐसे शिक्षक जिन्होंने समाज का निर्माण करने की बजाय समाज का बेड़ा गर्क किया हो और देश की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया हो, उन्हें भूसा ही उठाना चाहिए। ठीक, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं उन शिक्षकों के साथ, क्योंकि इस देश के भविष्य को बेड़ा गर्क करने में नहीं शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश के शिक्षकों के पास ये विकल्प था आजादी के बाद कि वो बच्चों को विज्ञान, तकनीक और साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाते। वो बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास, धर्मांधता, जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से बाहर निकालते। बिल्कुल मौका था शिक्षकों पे, और इस देश के शिक्षकों ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने एक धर्मांध, खुद भी धर्मांध हैं, जातिवाद, अंधविश्वासी समाज बनाया, तो साथ ही साथ बच्चों को विज्ञान की जगह विज्ञान रटना वाला सिस्टम तैयार कर दिया। इस देश की बर्बादी में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, विशेषकर सरकारी शिक्षकों का, जिन्होंने मोटी मोटी तनख्वाहें ली और इस देश को बर्बाद किया। ठीक, और अगर इन्हें भूसा उठाना पड़ रहा है तो ये इस लायक हैं कि इन्हें भूसा उठाना पड़े। ठीक, तो निश्चित रूप से इन्हें भूसा उठवाना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था इन्होंने ही बनवाई है, इन्होंने ही उस समाज का निर्माण किया है, उन छात्रों को निर्मित किया है जो आज इस धर्मांध जातिवादी व्यवस्था की सरकार को ढो रहे हैं। ठीक, तो आज इन्हीं शिक्षकों को भूसा भी उठाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो ये तो देश के उस वर्ग की खबरें थी जो परेशानियों में है, जो सरकार से त्रस्त है, जिसके जीवन बहुत मुश्किल में है, सरकार परेशानी में है। दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा वर्ग है जो आनंद पूर्वक अपना जीवन इस बुरे दौर में भी जी रहा है। ठीक, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए ये जो कुर्सी है, जिसकी कीमत कुछ चैनलों पे 60,000 बताई जा रही है, जिसमें तमाम सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वो उनके लिए लाई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के नेताओं के पिछवाड़े जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व का विषय हैं। ठीक, तो इन पिछवाड़ों को पूरा आराम मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो राष्ट्र निर्माण करने वाले पिछवाड़े हैं। तो ऐसे पिछवाड़ों के लिए 60-60 हजार रुपए की मशीनों की अगर उपयोगिता लगाई जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक भाई, जो पिछवाड़े राष्ट्रीय महत्व के हों उन्हें पूरा आराम मिलना चाहिए। ठीक, तो ये जो कुर्सी है ये काफी चर्चाओं में विषय बनी हुई है, और ये बड़ी आनंद पूर्वक कुर्सी है। इसमें मतलब मेरी भी इच्छा है, मेरे पास भी ऐसा एक क्या बोलते हैं इसे शायद रिक्लाइनर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक, ऐसी शानदार कुर्सी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसी तो खैर क्या होगी, पर ठीक है, ये काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो देखिए, जो लोग राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं उनके पिछवाड़ों के आराम के लिए पूरी व्यवस्था ये देश करता है, और देश निर्माण के लिए इतना बलिदान तो बनता ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे देश में क्या बोलते हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ हमने बड़े क्या बोलते हैं दुश्मनी कर ली है, उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं वो शिक्षा को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। जैसे भारत के स्कूल नाचने गानों के अड्डे बन गए हैं, बच्चों को नचैया गवैया बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारत के जो आईआईटी संस्थान हैं वो क्या करते हैं,
वो यही सब काम करते रहते हैं, गाय गोबर कुत्ता बिल्ली यही सब करते रहते हैं। बताया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम इंदौर स्टडी करेगा, ठीक है। माइंडसेट मैनेजमेंट का स्कैनिंग होगी, पता करेंगे 15 साल में कैसे बने 6 किंग, ये सब पता किया जाएगा। मतलब आईआईएम इंदौर इतना वेल्ला है, इतना फुर्सत में है कि वैभव सूर्यवंशी पर वो स्कैनिंग और रिसर्च कर रहा है, ठीक। दुनिया एआई पे रिसर्च कर रही है, दुनिया ऑटोमेशन पे रिसर्च कर रही है, रोबोटिक्स पे रिसर्च कर रही है। भारत के आईआईएम जैसे संस्थान वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहा है देश, ठीक। इसी की जरूरत भी है इस देश को, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ हमें लगता है बड़ा जन असंतोष है, बड़ी तकलीफ से दुनिया गुजर रही है। दूसरी तरफ देखिए समाज का एक बड़े आनंद पूर्वक जीवन जी रहा है। बताया जा रहा है कि इस क्या बोलते हैं, जो देश में कार निर्माता कंपनी है उनकी सेल बढ़ गई है, ठीक। और मारुति ने रिकॉर्डेड 2.42 लाख गाड़ियां बेची, पिछले साल से 34% ज्यादा गाड़ियां मारुति ने बेची हुई, ठीक। और महिंद्रा टोयोटा बाकी सबकी भी 11% तक बिक्री बढ़ गई है। तो ये मतलब अजीब से दौर से हम गुजर रहे हैं। कुछ लोग सिलेंडर लेने के लिए तरस रहे हैं, कुछ मजदूर 10 से 12 हजार की तनख्वाह के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक। तो छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इतना पैसा रखता है कि जो इतनी कारें खरीद रहा है कि कार कंपनियों की सेल 34% तक बढ़ती चली जा रही, ठीक। तो ये असमान समाज जो है ये निश्चित रूप से किसी क्रांति या बगावत को आमंत्रित कर रहा है, ठीक। बड़ी हालात स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी स्टेफनी गुजरात में पहुंची हुई है और अंबानी परिवार की मेहमानी कर रही हैं, ठीक है। और जामनगर में रिलायंस के बनतारा में वो रुकेंगी। ऑब्वियसली जानवरों को यहीं रुकना भी चाहिए, बुराई नहीं है इसमें। तो देख लीजिए, एक तरफ ऐसा लग रहा है देश में शायद क्रांति होने वाली है, दूसरी तरफ देश में एक बहुत ही एलीट किस्म का वर्ग है जो मजे की स्थिति में, ठीक। और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो है स्टेफनी, वो वनतारा में कुछ समय रुककर भारत के शानदार इनक्रेडिबल इंडिया को देखने वाली, ठीक। देख सकते हैं आप समाज की स्थिति, ठीक। दूसरी तरफ आरसीबी के फैंसों ने हुड़दंगियाई कर दी, यह सब कि आपको हमेशा पता है, पहले भी ये सब विवादों में रह चुके हैं और ये हुड़दंगियाई कर रहे हैं। तो समाज में एक वर्ग पे इतना पैसा है, इतना समय है कि वो क्रिकेट के लिए हुड़दंगियाई करता हुआ घूम रहा है, ठीक। सो सैड। चलिए, तो दर्शकों ये कुछ मोटे मोटे देश के सूरत हाल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि देश में क्या कोई असंतोष बढ़ रहा है, क्या कोई क्रांति होने वाली है, कोई बगावत होने वाली है, ठीक। या फिर ढाक के 3 पात जैसा हमेशा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ खबरें मैंने आपको रखी समसामयिक की, करंट न्यूज जो समय देश में है उनसे आप देखिए। बस हमें इतना समझ में आता है कि देश में असमानता बहुत बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बढ़ रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो बहुत मुसीबत में है, समाज का दूसरा एक छोटा सा वर्ग है जिसके लिए ये समय मौज मस्ती और जीवन में नई गाड़ी खरीदने का समय है, ठीक। देखेंगे देश यहाँ से कहाँ पे जाता है। सरकार बहुत मुश्किल के हालातों से गुजर रही है और सोना बेचना पड़ रहा है उसे डॉलर के सामने रुपए को गिरने से बचाने के लिए, ठीक। ये कुछ चीजें हैं जो देश की स्थितियों को दर्शाती, ठीक। चलिए तो देखते हैं कहां पर ये स्थितियां जाती हैं। और 6 तारीख को जब कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पे होगी, अगर होती है तो, ठीक, तो फिर क्या होता है वहां से कुछ हमें दशा दिशाएं पता चलेंगी कि देश में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। विपक्ष से ज्यादा उम्मीद मत करिए, वो बगावत क्रांति नहीं करना चाहता, केवल सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है, ठीक। लेट अस सी कहां पर ये पूरा मामला जाता है। चलिए तो ये